तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है न्यायपालिका के पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, जो भी स्टूडेंट नहीं देखा पहले उसे देखे, फिर पार्ट नंबर 2 को देखे, समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। पार्ट नंबर 2 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, न्यायिक पुनरावलोकन से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन है बच्चों, न्यायिक पुनरावलोकन से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर है बच्चों, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी कानून, अंडरलाइन करें बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब बताए थे सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा क्या होता है, कोर्ट होता है भारत का। किसी भी कानून के संवैधानिक जांच कर सकता है। किसी भी जो कानून है वह उसको क्या कर सकता है, संवैधानिक तौर पे जांच कर सकता है। अगर यह संवैधानिक प्रावधान के विपरीत है, संविधान में जो बातें लिखी गई है अगर उसके जस्ट विपरीत है तो उससे क्या साबित कर देगा, गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन से मतलब बताते बच्चों, इसका मतलब बताना चाह रहे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वह किसी भी कानून को संवैधानिक तौर पे क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। अगर जांच संविधान के प्रावधान के विपरीत है तो वह क्या कर सकता है, गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। ध्यान रखिए किस तरह से घोषित कर सकता है, गैर संवैधानिक। क्योंकि जो संविधान में जो बातें लिखी गई उस संविधान की बातों को अगर पालन नहीं कर रहा तो उसको क्या साबित कर सकता है, गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। दूसरा ध्यान रखना बच्चों, केंद्र और राज्य संबंध के मामले में सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अगर बच्चों राज्य सरकार और केंद्र सरकार में किसी भी प्रकार का अगर विवाद हो रखा हो तो उसमें क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। फिर से रिपीट कर देते हैं बच्चों, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो भारत का जो सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, वह किसी भी कानून को क्या कर सकता है, संवैधानिक तौर से जांच कर सकता है। अगर संवैधानिक तौर से जांच करने के बाद वह होता है कानून के जस्ट संवैधानिक में जो बातें लिखी गई है उस बात के जस्ट अगर विपरीत है तो उस कानून को क्या कर सकता है, गैर संवैधानिक साबित कर सकता है। दूसरा काम इसका ध्यान रखना है कि केंद्र और राज्य के बीच अगर किसी भी प्रकार का विवाद हो रखा तो उस केस में क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद भी बच्चों किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में बहुत बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इसीलिए इसको अच्छे से समझे क्योंकि क्वेश्चन बार बार क्या होता है, पेपर में रिपीट होता है। क्वेश्चन है बच्चों, जनहित याचिका से क्या अभिप्राय है, या इसी को दूसरे फॉर्म में पूछ सकता है, न्यायिक सक्रियता से क्या अभिप्राय है। दोनों क्वेश्चन का मीनिंग क्या बच्चों, सेम है, पेपर में दोनों में से कोई भी आ सकता है, इसीलिए इसको आंसर को अच्छे से समझे। आंसर है बच्चों, न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिका, दोनों का मीनिंग क्या बच्चों, सेम है। न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका ने न्यायपालिका के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। अभी बताएंगे बच्चों कि इसका मीनिंग क्या, क्रांतिकारी परिवर्तन क्यों हुआ है। आगे लिखा हुआ, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है, जनहित याचिका है। भारत में न्यायिक सक्रियता का जो मुख्य साधन है क्या बच्चों, जनहित याचिका है। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अदालत तब जाता है जब उसे कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ होता है। बोलना चाह रहा बच्चों, जनरली कोई भी व्यक्ति अदालत में तब जाता है जब उसको व्यक्तिगत क्या होता है, किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तभी क्या करता है, वह अदालत में जाता है। किस लिए जाता है, ऐसी स्थिति में वह अदालत में इंसाफ के लिए जाता है। जब कोई भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाता है तो वह कहाँ जाता है बच्चों, अदालत में जाता है। और अदालत में किस लिए जाता है, तो वह इंसाफ के लिए अदालत में जाता है। लेकिन जनहित याचिका में बच्चों इस तरीके से नहीं होता है। जिस इंसान को नुकसान हुआ वह इंसान खुद नहीं जाता है, उसके लिए कोई तीसरा व्यक्ति क्या करता है, जनहित याचिका को दर्ज करता है। इसके आगे लिखा हुआ है, जनहित याचिका का मतलब समझा देते बच्चों। अगर मान लो फर्स्ट व्यक्ति है, सेकेंड व्यक्ति है, अगर फर्स्ट व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है वह खुद नहीं जाता है, कोई थर्ड पर्सन क्या करता है, जाता है कहाँ पे, अदालत में। इसी प्रोसेस को बोलते बच्चों जनहित याचिका। जनहित याचिका में ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है वह व्यक्ति खुद क्या करता है, अदालत में नहीं जाता, तीसरा व्यक्ति क्या करता है, अदालत में जाता है। 79 के बाद कुछ ऐसे मामले देखे जिसमें पीड़ित व्यक्ति के अलावा दूसरे व्यक्तियों ने उनके अधिकारों को लेकर
न्यायपालिका के सामने जनहित याचिका रखी। ध्यान रखना डेट को, 1979 के बाद जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है वह व्यक्ति नहीं जाता है, उसके अलावा थर्ड पर्सन जाकर क्या करता है, अदालत में दर्ज करता है, वही क्या कहलाता है बच्चों, जनहित याचिका कहलाता है। लेकिन 1979 से पहले जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ रहता है वही व्यक्ति खुद क्या करता है, अदालत में जाता है। किस लिए जाता है, तो इंसाफ के लिए जाता है। लेकिन 1979 के बाद बहुत ऐसे केस देखने को मिला जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है वह व्यक्ति खुद नहीं जाता, थर्ड पर्सन जाकर क्या करता है, अदालत में दर्ज करता है, वही क्या कहलाता है, जनहित याचिका कहलाता है। ये कब से हुआ बच्चों, 1979 के बाद से देखने को मिला। कब मिला, 1979 के बाद। डेट को ध्यान से रखना है। उसके आगे लिखा बच्चों, न्यायपालिका ने इन पर विचार किया। जब उसके पास दर्ज हुआ तो उस पर क्या करता है बच्चों, न्यायपालिका उस बात पे क्या करता है, विचार करता है। इसके बाद जनहित याचिका के बाढ़ आ गई। सारे स्वयं सेवा संगठन का मतलब होता है एनजीओ होता है। क्या बच्चों, एनजीओ जन सेवा की भावनाओं से लोगों की रक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करने लगा। इसके आगे लिखा बच्चों, न्यायपालिका ने इन पर विचार किया। जब बच्चों जनहित याचिका आता है तो उस पर क्या करता है, न्यायपालिका ने विचार किया। उसके बाद 1979 के बाद बहुत ऐसे केस आ गए, जनहित याचिका की बाढ़ आ गई। बाढ़ मतलब बहुत ऐसे केस आना स्टार्ट हो गया। याचिका का बच्चों केस कब से स्टार्ट हुआ, तो 1979 के बाद आया। जब जन याचिका का दर्ज होता है तो उस पर क्या करता है बच्चों, न्यायालय उस पर विचार करता है। उसके बाद जनहित याचिका का बाढ़ आ गया। बहुत ऐसे केस आने लगे बच्चों जनहित याचिका के थ्रू। इसमें कौन कौन से, स्वयं सेवा संगठन जिसको बोल रहे बच्चों एनजीओ हो गया, जन सेवा हो गया, भावनाओं के लोगों की रक्षा करने के लिए जनहित याचिका क्या दायर करने लगा। इसमें ध्यान रखा, जनहित याचिका में जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ रहता है वह व्यक्ति नहीं जाता है, तीसरा पर्सन क्या करता है, याचिका दायर करता है। वह किस प्रकार का हो सकता है बच्चों, संगठन भी हो सकता है। अगर ऐसे समझाते, किसी भी क्षेत्र में अगर क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है या नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, तो लगता है कि क्या है, कोई दिक्कत है, तो कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, अदालत में जाकर याचिका दायर कर सकता है। बाद भी कोई भी डाउट हो तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जनहित याचिका की बढ़ती संख्या का कोई नकारात्मक पहलू को क्या करना, बताना। नकारात्मक निगेटिव बातें को क्या करना है, बताना है। या दूसरा क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता के फलस्वरूप न्यायपालिका पर बोझ है कैसे, इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर बच्चों, जनहित याचिका की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पहलू भी है। इससे न्यायालय में काम का बोझ बढ़ गया हुआ। पहले इतने सारे, पहले ही बहुत सारे केसेस रहते हैं न्यायपालिका के पास। उसके बाद जब बच्चों याचिका जो दायर कर जाता है तो उस पर न्यायपालिका पे क्या होता है, बोझ और बढ़ जाता है। वही बात बच्चों बोलना चाह रहा कि जनहित याचिका की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पहलू है। इससे न्यायालय में काम का बोझ बढ़ गया, क्योंकि पहले ही बहुत सारे केसेस रहते हैं। उसके बाद अगर बच्चों जनहित याचिका के द्वारा बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, उसके कारण से न्यायालय को क्या कर जाता है, बोझ हो जाता है। किसको, केस को लेकर दूसरे न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर क्या होगा, धुंधला हो गया। अगर बच्चों ज़्यादा काम आ जाएगा तो काम क्या होगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोलना चाह रहा है कि विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका के कार्यों के बीच, कामों के बीच का अंतर का धुंधला हो गया। धुंधला का मतलब यहाँ पे वो बच्चों अच्छे से काम नहीं हो पाता है। न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया हुआ है। न्यायालय जो है उन समस्याओं से क्या हो गया, उलझ गया हुआ, क्योंकि उनके पास पहले ही बहुत सारे केसेस होते हैं। उसके बाद बच्चों जन याचिका के थ्रू जो केस आते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, न्यायालय उस समस्या से क्या उलझ गए हुए हैं, जिन्हें कार्यपालिका को हल करना चाहिए। यही बोलना चाह रहा है, जिन्हें क्या करना चाहिए बच्चों, कार्यपालिका का हल करना चाहिए। लेकिन कार्यपालिका हल नहीं करता। कौन करता बच्चों, न्यायपालिका करता है। उदाहरण के लिए बहुत ऐसे केस है जो कि न्यायालय नहीं कर सकता, फिर भी उसके बाद भी क्या करता है, जिसके कारण से क्या उन पे कामों का बोझ हो रहा है। जैसे कि बच्चों वायु प्रदूषण से रिलेटेड हो गया, ध्वनि प्रदूषण दूर करना हो गया, भ्रष्टाचार के मामले में जांच करना, चुनाव सुधार कार्य क्या है, न्यायपालिका का काम नहीं है, फिर भी क्या करता है, काम करता है, जिसके कारण से न्यायपालिका पे क्या हो रहा है, बोझ हो रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे बच्चों, 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्र बनाया हुआ है।
क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्र बनाया गया है? इसका आंसर बच्चों की सेवानिवृत्ति की आयु निश्चित की गई है। बोलना चाह रहा जो न्यायाधीश होते हैं बच्चों, उसको सेवा करने का जो आयु हो क्या है, निश्चित है। दूसरा है न्यायाधीशों को अच्छा वेतन प्रदान किया जाता है। जो न्यायाधीश होता है बच्चों उसको क्या मिलता है, अच्छा वेतन प्रदान किया जाता है। तीसरा बोल सकते हैं बच्चों, जो तीसरा पॉइंट है, न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती है। बोलना चाह रहा है कि अगर कोई भी न्यायाधीश अगर कोई भी फैसला सुनाती है तो उस फैसले को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। बच्चों जो न्यायाधीश होता है अगर कोई भी निर्णय दे दिया तो उसको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। दिए गए निर्णय, ध्यान रखें बच्चों, जो दिए गए निर्णय के लिए न्यायाधीशों को जीवन सुरक्षा प्रदान किया जाता है। कोई भी बच्चों अगर निर्णय दे दिया जाए, आतंकवादी हो या गुंडा हो, अगर क्या करता फैसला सुना देता, उसके बाद दूसरा गुंडा हो सकता है क्या कर न्यायाधीशों को मारने की धमकी देता, उसके लिए क्या करता है सरकार क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इसीलिए ये बात लिखा गया, दिए गए निर्णय अगर कोई भी निर्णय दे देता है उसके लिए न्यायाधीशों को जीवन सुरक्षा प्रदान किया जाता है। उसको रक्षा के लिए जीवन सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। जिसकी सरकार है, सत्ता में बैठे लोग न्यायाधीशों को कार्य में बाधा नहीं पहुंचा सकती है। बोलना चाह रहा है कि जिसकी सरकार है उस सरकार के जो मंत्री है उसके कामों में क्या कर सकती है, बाधा नहीं डाल सकती है। किसके कामों में बच्चों, न्यायाधीश के कामों में। आगे लिखा है न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधान पालिका का हस्तक्षेप नहीं होता। ध्यान रखो जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होता है कौन करता है, तो भारत के क्या करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो इसमें बोलना चाह रहा है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधान पालिका का हस्तक्षेप नहीं होता, कोई भी हस्तक्षेप विधान पालिका नहीं करती है। इन्हीं सब कारणों से हम बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बच्चों, न्यायपालिका संविधान की संरक्षण है। संरक्षण मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। क्या आप इस बात से सहमत है? तो हाँ, इस बात से हम सहमत है। इसका आंसर बच्चों, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की क्या करती है, रक्षा करती है। अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है उस केस में क्या कर सकता है, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। तो पहला पॉइंट बोल सकते हैं बच्चों, न्यायपालिका जो होती है वह मौलिक अधिकारों की क्या करती है, रक्षा करती है। दूसरा पॉइंट है न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के तहत जनहित याचिका पर क्या कर सकती है, सुनवाई कर सकती है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे जनहित याचिका किसे कहते हैं, तो वहीं बोलना चाह रहा है न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के तहत जनहित याचिका पर क्या कर सकती है, सुनवाई कर सकती है। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों, न्यायपालिका सामाजिक तथा आर्थिक न्याय का महत्वपूर्ण निर्णायक होता है। जितने सारे इंपॉर्टेंट जो निर्णय होता है कौन लेता है, तो ध्यान रखें बच्चों, न्यायपालिका ही लेती है। इसीलिए बोलना चाह रहा है कि जो न्यायपालिका है वो समाज एवं आर्थिक न्यायालय का क्या है, न्याय का महत्वपूर्ण निर्णायक है। जो भी डिसीजन होता है सामाजिक रिलेटेड और आर्थिक रिलेटेड कौन लेता है, तो न्यायपालिका ही लेती है। न्यायपालिका ही बच्चों जनता की मौलिक अधिकारों को क्या करती है, रक्षा प्रदान करती है। इन्हीं सब कारणों से हम बोल सकते हैं कि जो न्यायपालिका है संविधान की क्या है, संरक्षण है। संरक्षण का मतलब देखभाल क्या करता। अगर कोई भी संविधान के विपरीत कोई काम करेगा तो न्यायपालिका क्या करे, उसके न्यायपालिका क्या करेगी, विरोध करेगी। अगर कोई भी संविधान के विरुद्ध अगर कोई काम करता है तो न्यायपालिका उसका क्या करेगी, विरोध करेगी। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, न्यायपालिका का काम कौन कौन सा है। ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत रिपीट होता है कि जो न्यायपालिका है उसका काम कौन कौन सा है। तो पहला काम ध्यान रखना बच्चों, विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं, विभिन्न व्यक्ति मतलब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी प्रकार का विवाद हो रखा है, या निजी संस्था। निजी संस्था का मतलब हुआ कोई भी संस्था एक दूसरे से अगर आपस में विवाद हो गया है, उस विवादों को सुलझाने वाले पंच के रूप में क्या करता है, काम करता है और कानून के अनुसार उसका हल करता है। अपने अनुसार नहीं करता बच्चों, कानून के अनुसार उसको क्या करता है, हल करता है। विभिन्न व्यक्ति या निजी संस्थाओं, निजी संस्था का मतलब वो संगठन, एक संगठन दूसरे संगठन से किसी भी प्रकार का अगर विवाद हो रखा है उसे पंच के रूप में कानूनों को द्वारा क्या करती है, उसको सॉल्यूशन करती है। पहला काम ध्यान रखिए, किसी भी व्यक्ति एक दूसरे में क्या हो रखा है, विवाद हो रखा है, या संगठन में एक संगठन दूसरे संगठन में किसी भी प्रकार का विवाद हो रखा है तो उसको पंच के रूप में काम करती है और कानून के अनुसार उसका क्या करती है, हल करती है। कौन करती है, तो बच्चों न्यायपालिका हल करती है। दूसरा है बच्चों, यह कानूनी सलाह भी देती है। क्या करती है बच्चों, न्यायपालिका होती है वो क्या करती है, कानूनी रूप से किसी का, सरकार को क्या करती है, सलाह
देती है। तीसरा पॉइंट है यह संविधान की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यह संविधान की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर कोई भी संविधान के अगेंस्ट अगर कोई काम करती है कोई भी, तो क्या करती है, उस न्यायपालिका उसका विरोध करती है। इसीलिए तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है संविधान की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका को क्या करती है, निभाती है। कोई भी संविधान के अगेंस्ट अगर कोई काम करेगा तो उसका विरोध करेगा, कौन करेगा, तो ध्यान रखना बच्चों, न्यायपालिका करती है। चौथा पॉइंट है बच्चों, यह नागरिक के अधिकारों और मौलिक अधिकारों की क्या करती है, रक्षा करती है। ध्यान रखें बच्चों, जो न्यायपालिका होती है वह क्या करती है, नागरिक के मौलिक अधिकारों की क्या करती है, रक्षा करती है। अगर किसी भी इंसान का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो क्या करती है, न्यायपालिका विरोध करती है। तीसरा ध्यान रखें बच्चों, न्यायपालिका का जो प्रमुख काम है लोकतंत्र की रक्षा करना। न्यायपालिका का जो काम है बच्चों, ये भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र की रक्षा करना। अगर किसी भी कोई सरकार अगर बन गई, अगर सरकार सोचेगा कि तानाशाही शासन स्टार्ट कर दे तो उस केस में क्या करेगी, जो न्यायपालिका होगी उसका विरोध करेगी। लोकतंत्र शासन ही चलेगा, तानाशाही शासन का क्या करेगी, विरोध करेगी। कौन विरोध करेगी, तो न्यायपालिका करेगी। अगर किसी भी गवर्नमेंट का अगर सरकार आ गई, अगर सोचेगी कि लोकतंत्र के स्थान पे तानाशाही सरकार को चालू करे या स्टार्ट करे, तो उस केस में क्या करेगी, न्यायपालिका उसका विरोध करेगी। किसका, तानाशाही सरकार का। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है बच्चों, न्यायालय की अवमानना क्या होती है। जो न्यायालय है उसका अवमानना क्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है। इसका आंसर है बच्चों, किसी भी न्यायालय के जो न्यायाधीशों द्वारा, किसी भी प्रकार का जो न्यायालय होता है उसके जो न्यायाधीशों द्वारा दिए गए फैसलों या निर्णय के यदि कोई व्यक्ति क्या करती है, आलोचना करती है। आलोचना का मतलब क्या होता है बच्चों, बुराई करती है या उनके फैसले नहीं मानती है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, न्यायालय की अवमानना कहते हैं। बोलना चाह रहा है किसी भी न्यायालय का, किसी भी न्यायालय का मतलब हम 4 तरह का न्यायालय पढ़े थे बच्चों। एक अधीनस्थ न्यायालय होता है, उसके बाद पढ़े थे जिला के बाद हम लोग पढ़े थे उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बाद पढ़े थे बच्चों सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोलना चाह रहा है किसी भी न्यायालय का अगर न्यायाधीश कोई भी फैसला सुनाती है, उस फैसला को कोई व्यक्ति मानने से इनकार कर देती है और उस फैसले को क्या करती है, आलोचना करती है, तो उसी केस को हम लोग बोलते हैं बच्चों न्यायालय की अवमानना। किसी भी न्यायालय के जो न्यायाधीश कोई अगर फैसला सुनाती है, उस फैसले को कोई भी व्यक्ति क्या करती है, आलोचना करती है या मानने से इनकार कर देती है, उसी बात को बोलते हैं बच्चों न्यायालय की अवमानना। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान रखिए, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वहीं क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो आंसर लिखा बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या करते की जाती है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान रखिए, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वहीं क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। वर्तमान में जस्टिस CJI, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं बच्चों, फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी वर्तमान समय में कौन है, यू ललित है। ध्यान रखें बच्चों, यू ललित देश के प्रमुख न्यायाधीश है। तो पूछेगा वर्तमान समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो उसका नाम है यू ललित देश के मुख्य न्यायाधीश है। 1 नंबर में आ सकता है बच्चों, वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के CJI कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों ललित देश के क्या है में CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो उनका नाम ध्यान रखने, यू ललित देश के मुख्य क्या है, न्यायाधीश है। क्या नाम बता बच्चों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान समय में जिनका नाम है उनका नाम है यू ललित देश के क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। इस डेट को ध्यान रखना बच्चों, डेट है 8 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे उनका नाम है चंद्रचूड़ देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे। डेट को ध्यान रखना, 8 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक जो देश के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका नाम ध्यान रखना बच्चों चंद्रचूड़। क्या नाम है उनका, चंद्रचूड़। कब से कब तक रहेंगे, 8 नवंबर 2022 से लेकर 10 नवंबर 2024 तक रहेंगे। जिनका नाम है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका नाम है चंद्रचूड़, जो क्या होंगे, देश के
मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, वर्तमान में चीफ जस्टिस सहित कुल 31 सुप्रीम कोर्ट में क्या है, न्यायाधीश है। ध्यान रखें बच्चों, वर्तमान समय में चीफ जस्टिस के साथ कुल कितने बच्चों 31 सुप्रीम कोर्ट में क्या है, न्यायाधीश है। और मैक्सिमम अगर पूछेगा तो ध्यान रखना 34 होता है। वर्तमान समय में क्या है बच्चों, चीफ जस्टिस के साथ जितने सारे न्यायाधीश हैं उनकी जो अगर संख्या पूछेगा तो कितना 31 है, अगर मैक्सिमम पूछेगा तो कितना होता है बच्चों 34 होता है। देश में जो कुल होता है 25 क्या बच्चों उच्च न्यायालय है, जिसको बोलते हैं बच्चों हाई कोर्ट है। अगर पूछेगा पेपर में कि देश में कुल कितने हाई कोर्ट है तो ध्यान रखना बच्चों 25 क्या है, हाई कोर्ट है। देश में कुल कितने हाई कोर्ट है तो ध्यान रखना है बच्चों 25 है। इसमें क्या हो सकता है बच्चों, 2 या 2 से अधिक राज्य का एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, कहाँ पे बच्चों, चंडीगढ़ में। अलग अलग राज्य का अलग अलग हो सकता है, या 2 से अधिक राज्यों का एक ही जगह क्या हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा का बताया हाई कोर्ट कहाँ है तो ध्यान रखना बच्चों चंडीगढ़ है। टोटल पूछेगा हाई कोर्ट की संख्या तो ध्यान रखना बच्चों 25 है। एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है बच्चों, देश में कुल हाई कोर्ट की संख्या तो इसका आंसर हो जाएगा 25। अगर पूछेगा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के साथ कुल कितने न्यायाधीश है तो ध्यान रखना बच्चों 31 है। अगर पूछेगा मैक्सिमम कितना है तो ध्यान रखना बच्चों 34 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बच्चों, हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के अगर जज बनना है किसी को तो उसकी योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए। तो पहला है बच्चों, वह होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय का अगर जज बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो पहला योग्यता होना चाहिए बच्चों, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। जो दूसरा जो कंडीशन है, हाई कोर्ट में जज बनने के लिए एक डिग्री है जिसका नाम बच्चों लॉ की बैचलर डिग्री होना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट में जज जो बनना है उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वह क्या होना चाहिए, लॉ की बैचलर डिग्री उसके पास होना चाहिए। किसकी बच्चों, लॉ की बैचलर डिग्री उसके पास होगा तभी क्या बन सकता है, वह उच्च न्यायालय का जज बन सकता है। तीसरा जो बच्चों ध्यान रखना है, इसके साथ 10 साल तक वकालत लॉ का अनुभव होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों, तीसरा ध्यान रखना बच्चों, इसके साथ 10 साल का वकालत का मतलब एडवोकेट का अनुभव होना चाहिए। अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी वकालत में, अगर वकील का अनुभव है कितने साल का, 10 साल का। तीनों पॉइंट को रिपीट कर देते हैं बच्चों। अगर किसी भी इंसान को भारत के उच्च न्यायालय में जज बनना है तो उसका रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए। पहला होना चाहिए बच्चों भारत के नागरिक होना चाहिए, उसके पास एक डिग्री होना चाहिए। डिग्री कौन सा बच्चों, ध्यान रखना बच्चों लॉ की बैचलर डिग्री होना चाहिए। तीसरा ध्यान रखना बच्चों, वह 10 साल तक क्या करना चाहिए, वकालत होना चाहिए। वकालत का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। किसी भी उसके पास 10 साल का वकालत का अनुभव होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन किसी भी व्यक्ति को पूरा होता है तभी वह क्या हो सकता है, हाई कोर्ट का जज बन सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना है तो उसकी योग्यता क्या क्या होनी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है। ये दोनों क्वेश्चन क्या बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, साथ साथ 10th नंबर जो क्वेश्चन बच्चों, सुप्रीम कोर्ट को जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होता है। पहला ध्यान रखें बच्चों, भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज किसी को बनना है तो पहला कंडीशन ध्यान रखना बच्चों, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। ध्यान रखें बच्चों, कम से कम किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रह चुके हो। और तीसरा पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, कम से कम 10 साल हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव हो। कितने साल बच्चों, 10 साल हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए, वकालत का अनुभव होना चाहिए। साथ साथ राष्ट्रपति के विचार में जाने वाले कानून का जाने माने कानूनविद हो। मतलब बोलना चाह रहे हैं बच्चों कि राष्ट्रपति के विचार में अगर राष्ट्रपति इसको इस तरह से अनुभव होना चाहिए कि क्या कानूनविद, बहुत सारा कानून के बारे में उनको नॉलेज हो। तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है तभी क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। पहला ध्यान रखें बच्चों, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो पहला कंडीशन क्या बताते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए। कम से कम किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज बने रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, कम से कम 10 साल हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव होना चाहिए। कम से कम 5 साल हाई कोर्ट में जज होना चाहिए और कम से कम 10 साल का वकालत का अनुभव होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 को बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बच्चों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या क्या है। तो पहला ध्यान रखें बच्चों, क्षेत्राधिकार में पहला क्या, मौलिक अधिकार है। संघ का मतलब होता है बच्चों केंद्र,
केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद हो गया है तो उस आपसी विवाद को निपटारा कर सकता है। किसके थ्रू बच्चों? मौलिक अधिकार के थ्रू क्या कर सकता है? संघ और केंद्र के बीच, राज्य के बीच आपस में कोई विवाद हो रखा है तो उसको मौलिक अधिकार के थ्रू क्या कर सकता है? उस विवादों को निपटारा कर सकता है। कौन कर सकता है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो पहला ध्यान रखो, जो क्षेत्राधिकार में क्या होता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब बताते हैं संघ या राज्य में या राज्य के बीच किसी भी प्रकार का विवाद हो रखा है तो मौलिक अधिकार के थ्रू इस विवादों को क्या करता है? निपटारा करता है। कौन करता है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट करता है। वहीं लिखा है कि संघ और राज्यों के बीच विभिन्न राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद हो रखा उसको क्या करता है? निपटारा करता है। किसके थ्रू निपटारा करता है बच्चों? मौलिक अधिकार के थ्रू क्या करता है? निपटारा करता है। दूसरा ध्यान रखो बच्चों, अपीली, दीवानी या फौजदारी। दीवानी का मतलब बताए थे बच्चों प्रीवियस वीडियो में बता रखे, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमे का क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। तीसरा बताए थे बच्चों, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, सलाहकारी। जनहित के मामले में, जनहित याचिका के मामले में, पूरा वो जो जनहित याचिका होगा, क्या होगा बच्चों? जनहित याचिका के मामले तथा कानून मसले पे राष्ट्रपति को क्या कर सकता है? सलाह दे सकता है। तो सलाहकारी में ध्यान रखें बच्चों, जनहित याचिका के मामले या कानून के मसले को सुलह करने के लिए राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है। चौथा ध्यान रखें बच्चों, सुप्रीम कोर्ट का जो रीट, चौथा क्या है? रीट कर सकता है। रीट को क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। कौन जारी कर सकता है? तो ध्यान रखना बच्चों, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार का रीट होता है। कितने प्रकार का? पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, रीट कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान रखें बच्चों, रीट जो होता है 5 प्रकार का होता है। तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को रक्षा के लिए, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है बच्चों? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या निषेध आदेश तथा अधिकार परीक्षा या हो सकता है बच्चों उत्प्रेषण लेख। 5 प्रकार का रीट होता है। पहला ध्यान रखना बच्चों, बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला हो गया। दूसरा हो गया बच्चों परमादेश, तीसरा हो गया बच्चों निषेध आदेश, और चौथा हो गया आदेश अधिकार परीक्षा, और पांचवा हो गया बच्चों उत्प्रेषण लेख। इस 5 प्रकार का क्या होता है बच्चों? रीट होता है। जो कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। पेपर में भी ध्यान रखना बच्चों, 5 प्रकार के रीट होते हैं। अगर रीट का नाम पूछेगा तो ध्यान रखना, पहला का नाम बताया बच्चों बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा का नाम है परमादेश, तीसरा का नाम बच्चों निदेश आदेश, चौथा का नाम अधिकार परीक्षा, और पांचवा का नाम उत्प्रेषण लेख। का क्या करता है? जारी करने का अधिकार है। किसको है बच्चों? तो ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो क्षेत्राधिकार में बच्चों 4 पॉइंट को बताया, चारों पॉइंट को क्या करना? अच्छे से लिखना और समझना है। इसमें भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे बच्चों। अनुच्छेद क्या है? 137 में कौन सी बातें बताई गई है? तो अनुच्छेद 137 में ध्यान रखना बच्चों, जो उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति है। अभी पुनरावलोकन पहले बता रखे बच्चों, लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश को क्या कर सकता है? पुनरावलोकन करने की शक्ति है। फिर से क्या कर सकता है बच्चों? जांच कर सकती है। तो ध्यान रखना बच्चों, जो उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश को पुनरावलोकन करने की शक्ति है, मतलब फिर से जांच करने की क्या है? शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, अनुच्छेद 144 में कौन सी बातें लिखी गई है? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 144 में भारत के राज्य क्षेत्र में, ध्यान रखना भारत के राज्य क्षेत्र में सभी जो सिविल है या न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय के सहायता से ही क्या करेंगे? काम को करेंगे। मतलब उनको बातों को नहीं टाल सकते हैं। अगर राज्य क्षेत्र के सभी जो सिविल है या न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय के सहायता से ही क्या काम को करेंगे, मतलब उनको बातों को नहीं टाल सकते, जो बोलेंगे उनको करना होगा। यही अनुच्छेद नंबर 144 में लिखा हुआ है। इसी के साथ बच्चों न्यायपालिका के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिए हैं। अगर इसके बाद भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों, इस बात का मैं गारंटी